मॉर्निंग। आज हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा करते हैं। भी उत्तराखंड में कर्फ्यू लगा, हल्द्वानी की घटना घटी और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लगा, एक टॉपिक जो है बहुत गर्म हो गया। वो टॉपिक था यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ठीक है। वैसे तो इसके बारे में जो चर्चा हो रही है वो चर्चा संविधान सम्मत ही हो रही है, क्योंकि संविधान में भी इसके लागू करने का प्रावधान दिया गया है। ठीक है। लेकिन जब कोई टॉपिक पॉलिटिकल बन जाता है तो टॉपिक जो होता है पार्शियल दिखता है। लगता है वहां पे कहीं कुछ टॉपिक को लेकर ऐसे कि पक्षपात कर दिया गया है। यहाँ भी कुछ जगह पे वैसे ही हो जाता है। वैसे संविधान निर्माता ने जब इसको संविधान में डाला ही था तो उसी वक्त इसको लागू भी कर देना था, क्योंकि जब देश 70 साल 80 साल आगे बढ़ जाता है तो ढेर सारा डेमोग्राफिक चेंजिंग हो जाता है। और आरंभ में अगर ये लागू करते तो किसी भी प्रकार की कोई विरोध या कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये उस वक्त की जो सरकार थी उस सरकार की जिम्मेदारी थी कि इसको लागू कर देते, लेकिन उन्होंने उस वक्त लागू नहीं किया। शायद हो सकता है कि उस वक्त की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि लागू करने की जरूरत नहीं पड़ी। सभी लोग मिल के रह भी रहे थे। अभी की स्थिति कुछ अलग हो गई है। भारत में जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में थोड़ा जो बंटवारा हुआ या थोड़ा जो डिवीजन दिखता है आपको, इसके पीछे अंग्रेज ही जिम्मेदार है। और उसी के चलते जो हमारे पास इतना जो डिस्पैरिटी दिखता है आपको हिंदू और मुसलमानों में, उसके पीछे का कारण भी वही होता है और कोई कारण नहीं है। लेकिन अभी ये मुद्दा जब आया तो स्वाभाविक बात है कि ये सिविल सर्विसेज का एक टॉपिक बन गया, और ये टॉपिक आपका ऐसा है कि आने वाले पीटी और आने वाले मेंस दोनों एग्जाम्स में काम आएंगे। ठीक है। इसलिए टॉपिक जो है आपके लिए, दोनों के लिए, पीटी के लिए भी है, मेंस के लिए भी है। और बीपीएससी हो या सिविल सर्विसेज हो या जेपीएससी हो, सभी में ये टॉपिक रहेगा। तो पहले तो इसको जानना है और इसका पीडीएफ आप वेदाइए से निकाल लीजिएगा। चलिए टॉपिक डिस्कस करते हैं। समान नागरिक संहिता हमारा आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 14 में इसका पूरा प्रावधान किया गया है। ठीक। और किस चीज के लिए समान की बात हो रही है? देखिए, हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ सेम है, और जब क्रिमिनल लॉ सेम है तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ सिविल लॉ भी सेम होना चाहिए। अब इससे होगा क्या? जब क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ दोनों सेम होगा तो अनुच्छेद 14 समता का अधिकार सभी को मिलेगा। अभी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अलग है। शादी विवाह को लेकर बात कीजिएगा तो हिंदुओं की प्रथा अलग है, तो मुसलमानों की प्रथा अलग है, ईसाई और जैन की प्रथा अलग है, सिख की प्रथा थोड़ी सी अलग है, कुछ की प्रथा मिलती जुलती भी है, ऐसे है। लेकिन जब ये लोग सभी कोई कोई क्राइम करते हैं तो क्राइम के मैटर में इन लोग सभी को जो है एक ही तरह की सजा होती है। तो जब सजा क्राइम का एक ही जैसा है तो सिविल का मामला भी एक ही जैसा होना चाहिए। तो कुछ जगह पे अब कल्चर की बात भी आती है। कल्चर की बात ये भी आ जाती है कि सबके कल्चर अलग अलग है हमारे पास। इसलिए है कि समान नागरिक संहिता देश में प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होता है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। क्लियर है? समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे आदि में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है। अभी देश में जो स्थिति है उसमें सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम है। संपत्ति, विवाह, तलाक हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के लिए अलग अलग है हमारे पास। अभी भी ये स्थिति चल रही है। ठीक है। इस समय देश में कई धर्म के लोग विवाह, संपत्ति और गोद लेने आदि में अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना अपना पर्सनल लॉ, जबकि हिंदू लॉ के तहत सिख, जैन, बौद्ध और हिंदू आते हैं। याद रखिएगा, ये मुस्लिम, ईसाई और पारसी का अपना अपना अलग पर्सनल लॉ होता है। इन लोगों का पर्सनल लॉ एक ही है, इन लोगों के पर्सनल लॉ अलग नहीं है। अब है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे यहाँ जो आया, इसका उत्पत्ति क्या है? सबसे पहले ये 1835 के रिपोर्ट पे इस पर चर्चा हुई थी, वो भी ब्रिटिश के समय में। औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश सरकार के वर्ष 1835 की रिपोर्ट में अपराध, साक्ष्य, अनुबंध सहित भारतीय कानून में एक समान सहिष्णुकरण का आह्वान किया गया था। सबसे पहले की बात कर रहा हूं मैं आपको, उत्पत्ति। हालांकि 1840 में लैक्स लॉ की रिपोर्ट एक आया था और हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून को, सहिष्णुकरण को बाहर से रखा, यानी इन लोग दोनों को अलग कर दिया। अब इन लोग दोनों को ही क्यों किया? क्योंकि दोनों का ही पॉपुलेशन था और बाकी का पॉपुलेशन बहुत कम था। तो जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है उसकी बात को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ फिर है हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए 1941 में BN राव समिति का गठन किया गया। इस गठन का परिणाम स्वरूप 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू किया गया था हमारे यहाँ। ठीक है। भारत में याद रखिएगा, विवाह, तलाक, विरासत जैसे पर्सनल लॉ की सूची जो है समवर्ती सूची में 7th शेड्यूल में आता है। ये जितने भी देखते हैं इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, पीटी का क्वेश्चन है आपका।
क्लियर है। दूसरा एक और क्वेश्चन है पीटी का आपका, 1941 में किस समिति के आधार पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू किया? 1941 बी.एन. राव समिति। फिर एक और आपको क्वेश्चन याद रखना है कि सबसे पहली बार कब चर्चा हुआ था? 1935 में। फिर ये भी चर्चा का विषय बन जाता है कि मुस्लिम किसके किसके लिए अपने पर्सनल लॉ है, ये क्वेश्चन, ये सब पीटी के क्वेश्चन है। भारत में एकमात्र राज्य है, वो राज्य है गोवा, जहां पे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। एकमात्र राज्य है क्योंकि 1961 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता के बाद गोवा ने अपने सामान्य पारिवारिक कानून को बनाए रखा, जिसे गोवा नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, ये ईयर याद रखिएगा, 1961 में ऐसा हुआ था। ठीक है। शेष भारत में धार्मिक या सामुदायिक पहचान के आधार पर विभिन्न पर्सनल लॉ का पालन किया जाता है, अलग अलग महत्व बनता है। अब एक हमारे यहाँ क्या स्थिति है पर्सनल लॉ को लेकर के? देखिए, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानून के विषय में संवर्धित सूची है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कन्करेंट लिस्ट में, और कन्करेंट लिस्ट में होने की वजह से क्या है, इस पे भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है, दोनों को अपना अपना कानून बनाने का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1956 में हिंदू व्यक्तिगत कानून को संहिताबद्ध किया गया था। व्यक्तिगत कानून में क्या हुआ, सिख, जैन, बौद्ध, ये सबको भी जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मान लिया गया। आप कभी डॉरियट खोल के देखिएगा, हिंदू उसमें जो हिंदू वर्ड है उसका मतलब ही होता है, हिंदू में ये तीनों सभी को आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी। इस संहिता में क्या क्या है, 4 कानून को विभाजित किया गया, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अप्राप्यता और संरक्षण अधिनियम और हिंदू दत्तता और भरण पोषण अधिनियम। ये 4 हमारे पास इसको बनाए गए। ठीक। दूसरी ओर वर्ष 1937 में शरीयत कानून भारत में मुसलमानों के सभी व्यक्तिगत कानून के मामले में नियंत्रित करता है। ये अलग कानून है, मुसलमानों के लिए इसके लिए अलग कानून बना हुआ है। ठीक। अब देखिए कब कब हमारे यहाँ जो है यूसीसी के लिए प्रयास किए गए थे। सबसे पहला प्रयास जो हमारे पास किया था, सांविधिक प्रावधान है कि विशेष विवाह अधिनियम 1954, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिक को धार्मिक रीति रिवाज से बाहर रखने की अनुमति है। ठीक है, ये एक प्रयास है संविधान के हिसाब से। दूसरा एक संविधान के हिसाब से प्रयास है वो था न्यायालय का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी किया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात। कब? एक बार हुआ था सावानो केस में 1985 में, इनका जो है मुआवजा नहीं दिया जा रहा था इनके शौहर की तरफ से, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, उसी केस के आधार पर इन्होंने बाद में बहुत मिला था। फिर दूसरा एक है सरला मुद्गल केस, इसमें भी यही मामला था, विवाह से संबंधित मामला था 1995 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट दिया गया था कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। ठीक। तीसरा था पाउलो कांटिनो बनाम मारिया लुइना वेंटिला परेरा, 1919 का ये भी केस था। इसी केस के बाद नई सरकार जो है मोदी सरकार, वो इसमें प्रयास करने लगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट यहाँ पे भी आया था कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कहीं कहीं पे हम डिसीजन नहीं दे पाते हैं, कुछ कुछ फैसले हम नहीं सुना पाते हैं। कुछ कुछ मामले में फैसले ऐसे होते हैं जिसमें हम हिंदू को अगर 4 साल की सजा सुनाते हैं तो हमको मुसलमानों को जो है 2 साल या 5 साल या 8 साल के फैसले सुनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्शलिटी दिखता है सुप्रीम कोर्ट को, तो अपने हिसाब से कोर्ट बिल्कुल सही है। अभी भारत में न्याय आयोग, लॉ कमीशन ने भी स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट दिया है कि भारतीय विधि आयोग इसमें कहा है कि यूसीसी इस स्तर पर ना हो कि ना आवश्यक हो कि न वांछनीय हो, वह राष्ट्र की सद्भावना के प्रतिकूल होगा। कहीं कहीं ऐसा हो जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग सेक्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, ये भी समझना है। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि व्यक्तिगत कानून में सुधार संशोधन के द्वारा किया जाना चाहिए, न कि प्रतिस्थापन द्वारा। ठीक है, एक करना अलग बात है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हमारे यहाँ इसको लेकर के कुछ कुछ तर्क भी दिए जाते हैं कि ये सही है नहीं है। देखिए ये बात सही है कि अगर यूसीसी लागू होगा तो लैंगिक समानता होगा, इसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान कानून बन जाएंगे। दूसरा, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संरक्षण के मामले में भी जितना अधिकार पुरुषों के पास है भी उतना महिलाओं के पास नहीं है। ठीक है। दूसरा, हमारे यहाँ ब्रिटिश काल से एक समस्या और उत्पन्न हुई, वो उत्पन्न हुई है कि महिलाओं को हमेशा जो है पहले जो है आरोप लगा दिया जाता है किसी चीज को लेकर के, जबकि उस चीज में उतनी ही गलती पुरुषों की भी होती है। और यही कारण है कि कुछ लोग जो हमारे यहाँ जो महिलाओं को जो है थोड़ा सा नीचे करके देखा, जैसे देखिए वैश्यावृत्ति की समस्या, इसमें अगर देखिएगा तो तुरंत इल्जाम लगा दिया जाता है महिलाओं को, जबकि इसमें आधी भागीदारी पुरुषों की होती है। महिलाओं और महिलाओं के बीच के शारीरिक संबंध से वैश्यावृत्ति नहीं होता है, वो जब भी होता है महिलाओं और पुरुषों के बीच में होता है।
तो इसमें तो बदनाम तो महिलाएं हो रही, पुरुष तो हो नहीं रहे। तो समान नागरिक संहिता के लागू होने से क्या होगा, लैंगिक समानता आएगी। दूसरी एक और है, कानून जो है सरल और स्पष्ट बनेगा, सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाने में सहूलियत होगी, सभी के लिए वो समान तरीके से व्यवहार कर पाएगा। ठीक है, कानून सरल होगा। तीसरी था कि एक रूपता और निरंतरता बनी रहेगी हमारे पास। ठीक है, कानून का पालन सभी करेंगे, सभी के लिए अच्छा रहेगा। ठीक। चौथी बात यहाँ पे ये थी कि आधुनिकीकरण और सुधार। देखिए, आप जिस युग में जी रहे हैं, ये पूरा पूरा युग जो है, ये युग पूरा वैश्वीकरण का है। इस वैश्वीकरण के युग में सबसे ज्यादा महत्व पैसे का होता है। अर्थशास्त्र में एक शब्द का प्रयोग होता है, उसका नाम है मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स का मतलब जो बाजार को चला रहा है। बाजार को चला रही है कंपनी। बाजार को कंपनी में दोनों आ जाएंगे, कौन कौन से, प्राइवेट कंपनी भी आएगा और पब्लिक कंपनी भी आएगा, यही दोनों मिलकर के ही बाजार को चला रहे हैं। सरकार भी इन्हीं के इशारे पे चलती है कहीं कहीं पे। ठीक है। दूसरा है, युवाओं की आकांक्षा की पूर्ति होगी। हमारे यहाँ देखो युवा होते हैं, वो भी जो आज के समय में जो चाहते हैं कि हम लोग डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि एक समान कानून रहने से क्या होता है कि सबके लिए एक कानून का भय बना रहेगा, कानून के लिए आप भी पालन करोगे, कानून का हम भी सम्मान करेंगे। चौथा है सामाजिक समरसता। जो तनाव हो जाता है, कहीं कहीं संघर्ष हो जाता है, उसका नहीं होगा हमारे यहाँ। लिखिए अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 14 में भी दिया गया, अनुच्छेद 15 में भी दिया गया है, ये दोनों समान नागरिक, लैंगिक समानता आएगी, क्योंकि आर्टिकल 14 और 15 का अभी उल्लंघन हो जा रहा है। ऐसा इसलिए, एक जगह आप किसी को ज्यादा सुविधा दे रहे हैं तो दूसरी जगह पे किसी को कम सुविधा दे रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है हमारे यहाँ। इसके लिए अन्य ढेर सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें जो होता है आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर देते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जरूरी है, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखा जाए, आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं हो। फिर इसमें दूसरी बात ये भी आती है, इसके विपक्ष में भी ढेर सारे तर्क है। पहला तर्क ये है विपक्ष में कि धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता। हमारे यहाँ सभी धर्म और सभी संस्कृति के लोग अलग अलग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी है। अगर आप ट्रैवल में ही जाइए तो उसमें ढेर सारे ऐसे हैं जो क्रिश्चियंस हैं, ढेर सारे ऐसे हैं जो आदि सरना को मानते हैं, ढेर सारे ऐसे हैं जो हिंदू हैं। तो यहाँ 3 डिवीजन हमको दिखता है। फिर अगर इसको आप एक करेंगे तो थोड़ी सी होती है कि सांस्कृतिक हमला माना जाएगा। धर्म को लेकर के देखें, सभी धर्म के लोग जो है अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज का पालन करते हैं, फिर वहां उसको कॉमन करने में दिक्कत होगी, दिक्कत होगा भी। ठीक है। दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध। जहां यूसीसी हमारे पास जो है 14 को सपोर्ट करता है, वहीं यूसीसी जो है अनुच्छेद 25 से 28 को जो है उल्लंघन में माना जाएगा। हमारे यहाँ आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन फिर जब यूसीसी लागू होगा तो या तो 28 और 24 को देखना पड़ेगा, एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, या तो आपको आर्टिकल 14 को रिव्यू करना पड़ेगा। तीसरा है आम सहमति का अभाव। स्वाभाविक बात है, जब सभी धर्म के लोग अलग अलग रीति रिवाज का पालन करेंगे, उसमें आम सहमति बनाना बहुत आसान नहीं होगा। चौथा है व्यवहारिक चुनौतियां, ये भी लागू नहीं कर पाएंगे। व्यवहारिक चुनौतियां यही है कि आप अपने से भी जो होते हैं, जो धर्म को और संप्रदाय को मानने वाले लोग होते हैं, उनकी एक और समस्या ये होती है कि वो अपने रीति रिवाज से कुछ काम करते हैं जो उनको, क्योंकि ये उनको फंडामेंटल राइट में मिला हुआ है। तो जब फंडामेंटल राइट में मिला हुआ है तो व्यवहारिक चुनौतियां तो आएगी आएगी, हो सकता है आप और हम पालन न करें, ये भी है। अब फिर है राजनीतिक संवेदनशीलता। अभी का मुद्दा है राजनीति का, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है। तो जैसे चुनाव आता है तो कुछ टॉपिक गर्म कर दिए जाते हैं जिससे काम होता है। हो सकता है आज से 4 महीने बाद फिर ये मटर जो है ठंडे बस्ते में चले जाएगा, ये भी कारण होता है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास वही आएगी, सांस्कृतिक देश में इसको चुनौती माना जाता है। हिंदू में विवाह जहाँ संस्कार है, वहीं इस्लाम में विवाह जो है कॉन्ट्रैक्ट है। ईसाई और पारसी के रीति रिवाज अलग अलग हैं, तो फिर इसमें कैसे लागू करेंगे आप। फिर है अल्पसंख्यक को जो है, बड़ी आबादी जो है उनको लगता है उनके लिए जो उनके धार्मिक आजादी का उल्लंघन हो रहा है, तो यहाँ भी एक मुद्दा खड़ा हो जाएगा। ठीक है। शरिया कानून 1937 का है, इसका भी उल्लंघन होगा। फिर इतना ही नहीं होगा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसका भी उल्लंघन होगा क्योंकि सबको मिला के एक करना होगा। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है, यहाँ भी दिक्कत होगा। और पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, इसमें भी सुधार करना पड़ेगा। यानी सबसे बड़ा जो अड़ंगा आने वाला है वो इसी पे आने वाला है। ठीक। मुश्किल यह भी है कि देश के अलग अलग हिस्से में एक ही मजहब के लोग और रीति रिवाज अलग अलग तरीके से रहते हैं, यहाँ ये भी समस्याएं आएगी। ठीक। इन सभी में, और दूसरा, दोनों पर्सनल लॉ को एक करना भी मुश्किल है, आप इतना आसानी से एक नहीं कर पाओगे। और इतना ही नहीं है, भारत सरकार ने नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के रीति रिवाज को सुरक्षा प्रदान करके रखी हुई है। तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के लोगों को आप अलग अलग रीति रिवाज से दे चुके हैं स्वतंत्रता, तो फिर उसको फिर एक करना पड़ेगा, ऐसी स्वतंत्रता आपने ही दिया हुआ है। ठीक। फिर हमारे यहाँ के संवैधानिक बाधा, सबसे बड़ा बाधा है आर्टिकल 25।
सबसे बड़ा वादा यही होगा। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या चेंज किया जाएगा, क्या परिवर्तन किया जाएगा, ये एक मुद्दा बन जाएगा हमारे पास ही। ठीक है, यूसीसी लाभ अब आपको बता चुके हैं, ये पूरा लाभ है। कुछ केस हुए थे जिस केस को लेकर के हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है चर्चा में आ गया था। उसमें एक था हमारे पास शाहबानो केस। ठीक है, शाहबानो बेगम बनात मोहम्मद अहमद खान, इनका एक केस था 1985 का। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिला के लिए इद्दत अवधि की समाप्ति के बाद भी आपराधिक प्रक्रिया की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण का दावा करने का अधिकार की पुष्टि की थी। ठीक है, इनके पति ने इनको जो है भरण पोषण के लिए जो है मेंटेनेंस देना बंद कर दिया था, तो शाहबानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ठीक है, न्यायालय ने माना कि समान नागरिक संहिता विचारधाराओं पर आधारित विरोधाभास को दूर करने में मदद मिलेगी। ठीक है, इसमें उस वक्त भी ऐसा हुआ था कि शाहबानो केस में जो है सुप्रीम कोर्ट के केस को पलट दिया गया था। ठीक है, क्योंकि जब चुनाव का आता है, जब राजनीति की बात होती है तो ये लोग ऐसे भी करते हैं। दूसरा एक केस था सरला मुद्गल बनाम भारतीय संघ 1955 का मुद्दा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक हिंदू पति अपनी पहली शादी को समाप्त किए बिना इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी महिला से विवाह नहीं कर सकता है। यहाँ पे वही हुआ था। इस मामले में भी कहा कि यूसीसी इस तरह की धोखाधड़ीपूर्ण धर्म अति विवाह की घटना को रोक लाएगा। ये सारी बातें सही है, लेकिन ये इक्के दुक्के घटने हैं, बहुत ज्यादा घटना ऐसा नहीं मिला है भारत में। ठीक, सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले सरकार को यह करना चाहिए ब्रिक बाय एंड ब्रिक अप्रोच। इसका मतलब ये होता है कि आप चरणबद्ध तरीके से एक एक करके इसकी जो पहले विपरीत पहलू है उन विपरीत पहलू को सॉल्व करने का प्रयास करें। यानी कि सबसे पहले आपको जो है सभी से विचार विमर्श करने पड़ेंगे, सभी धर्म सभी संप्रदाय के लोगों से विचार विमर्श, या सभी से विचार विमर्श न करें, सभी से सलाह ले लें और उसमें से कुछ बातों को लेकर के आप कॉमन सलाह बना दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि इसमें विरोध नहीं होगा। दूसरा, सामाजिक अनुकूलनशीलता पर विचार किया जाए। कुछ ऐसे ढंग से इस कानून को लागू किया जाए कि समाज में कोई इसका विरोध नहीं करे। कुछ जो आजादी फंडामेंटल राइट में मिली भी है वो रहने दीजिए, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिस मामले में यूनिफॉर्म होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होने दीजिए। जैसे मान लीजिए जमीन जायदाद खरीदने से संबंधित मामले हैं, इसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या पारसी हो, सभी के लिए समान ही रहने दीजिए, ये होना भी चाहिए। लेकिन जहां तक विवाह की बात है तो सभी के लिए अलग अलग है। इसके लिए पहले आप उन लोगों से एक सुझाव ले लें कि विवाह के मामले में तो चलो अलग अलग तरीके से विवाह कर सकते हो, लेकिन तलाक के मामले में सभी के लिए है जो एक हो सकता है कानून, क्योंकि यहाँ फिर मेंटेनेंस की बात आएगी तो सबको मेंटेनेंस भी बराबर दिया जा सकता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये प्रावधान कर दीजिए कि अगर विवाह विच्छेद हो जाता है तो मेंटेनेंस का प्रावधान सभी के लिए समान होगा, क्योंकि करने की पद्धति अलग होती है। हिंदुओं में भी अगर आप आके देखेंगे तो विवाह की पद्धति कहीं कहीं अलग होती है, कहीं कहीं 3-4 दिन के रस्म होते हैं, कहीं कहीं 1 दिन का रस्म होता है। शहर में चले जाइए तो हो सकता है कि 6 घंटे में सारे रस्म पूरे हो जाते हैं, और गाँव में चले जाइए तो 2-3 दिन 4 दिन का रस्म होता है। तो उसको तो आप यूनिफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी अपनी मान्यता के हिसाब से ही चलेगी वो। ठीक, तीसरा है हितधारक के साथ चर्चा विचार विमर्श। ठीक है, सभी धार्मिक नेता, कानूनी विशेषज्ञ, समुदाय प्रतिनिधि, इन सभी के साथ विचार विमर्श करें, तभी इसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, विरोध न हो ये सबसे बड़ा प्रावधान किया जा सकता है। ठीक, आइए अब इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में भी पूछे गए हैं। 2012 में क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय ग्रामीण नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का सुरक्षा करना। दूसरा है ग्राम पंचायत का संगठित करना। तीसरा है ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। दूसरा है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना। अगर आप भारतीय संविधान की बात करेंगे, ठीक है, कि नीति निर्देशक तत्व याद रखिएगा यहाँ पे, तो इसमें 2 नंबर और 3 नंबर ये हमारा मुद्दा है। अब है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या है, उपरोक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से परिलक्षित है। हमारे यहाँ नीति निर्देशक तत्व 2-3 तरह के हैं हमारे पास, एक सोशल है, एक फिलोसफिकल है, और तीसरा हमारे पास गांधीवादी फिलोसफी पे है। तो गांधीवादी फिलोसफी में 2 नंबर और 3 नंबर था। ठीक, तो इसका आंसर होगा 2 नंबर। दूसरा है कानून जो कार्यकारी और प्रशासनिक प्राधिकरण के कानून लागू करने में अनियंत्रित विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान का उल्लंघन करता है। देखिए ये तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा, यहाँ तो लिखा हुआ प्राधिकरण कानून को लागू करने के मामले में अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति का प्रदर्शन करता है, यानी आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है वहां पे। तीसरा एक टॉपिक है जो समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल
44 में है। चौथा एक क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जहां समान नागरिक संहिता लागू है, तो वो है हमारे पास गोवा। ये था पीटी का क्वेश्चन। पीटी के कुछ क्वेश्चन मैंने ऊपर में भी आपको दिखाए थे, तो वो भी याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए, मेंस में भी कुछ क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है। 2015 का क्वेश्चन था, चर्चा कीजिए वह कौन सा संभावित कारक है जो भारत को राज्य में नीति निर्देशक तत्व प्रदत्त के अनुसार अपने नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता को अभिनियमित करने के लिए रोकते हैं। इसको पूरे डिटेल में लिखने पड़ेंगे। ये टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो मान के चलिए कि आपको 1.5 से 2 पेज में लिखने पड़ेंगे इसको। दूसरा है, ऐसी क्वेश्चन और बन सकता है जो आने वाला जेपीएससी या बीपीएससी एग्जाम या सिविल सर्विसेज के लिए, कि भारत के सभी पहलुओं को देखते हुए सामान्य नागरिक संहिता के पक्ष और विपक्ष के तर्कों का विवेचना कीजिए। दूसरा, वर्तमान में देश में सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए इस तरह के संभावित संभावना का उल्लंघन कीजिए। ये मूल्यांकन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जेपीएससी में आने वाला है, बीपीएससी में। कुछ इससे ट्विस्ट जरूर रहेंगे, हुबहू तो नहीं रहेंगे लेकिन ट्विस्ट रहेंगे। तीसरा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने के संवैधानिक, विधिक और सामाजिक सांस्कृतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। इसमें एक टेल क्वेश्चन जुड़ेगा, यूसीसी की चुनौतियों और अवसरों को लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष तरीके से कैसे संबोधित किया जाए। जो मैंने ऊपर में डिस्कस किया है, ये पूरा टॉपिक इसी का क्वेश्चन का आंसर था। वो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर यहीं पे दिया हुआ था। एक बार आप इस टॉपिक को देख लीजिएगा और इसका पीडीएफ आप वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल से निकाल लीजिएगा, वहां से आपको ये दोनों का टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। और एक बार इसका मेंस के लिए जो है क्वेश्चन आप लिखने का प्रयास भी कीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, गुड डे।